अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 49, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं ST। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक करें, आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 49 की तरफ। एहतशाम के सामने मौजूद लड़की आशा थी, जो कभी एहतशाम के लबों से यही जुमले सुनने के लिए तरसा करती थी। और आज वही खूबसूरत जुमले एहतशाम आका ने पुरशिद्दत लम्स के साथ उसकी समातों में उंडेले थे। लम्हे भर को तो वो साकत रह गई थी, लेकिन सहारा के कमरे में दाखिल होते ही एहतशाम का लम्स आशा से जुदा होना, और जब उसने आशा को शाने से पकड़े उसका रुख अपनी जानिब किया तो चेहरे पे गुस्सा नुमाया था। आशा की तमाम तर खुश फहमियों का मीनार धड़ाम से ज़मीन बोस हुआ था, क्योंकि एहतशाम का ये रवैया उसे अच्छी तरह बावर करवा गया था कि ये खूबसूरत इकरार मोहब्बत तो उसके लिए नहीं बल्कि सारा एहतशाम के लिए था। सारा तो पीछे दीवार से लगी अब तक इस मंजर को सोचे आंसू बहा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एहतशाम आशा की रुख मोड़ते ही शिद्दत से बरसा था। मुझे आपसे बात करनी थी, कल रात वाली बात को क्लियर करने आई थी। आशा ने उसके रवैये को देखकर उससे खौफज़दा होते उसके और अपने दरमियान फासला बढ़ाते हुए कहा, नहीं सुना मुझे कोई सच। और ये कौन सा तरीका है एक शादीशुदा इंसान के कमरे में आकर यूं खड़ा होने का? तुम्हें इजाज़त लेकर आना चाहिए था। और मैं तो समझ रहा था कि सामने सारा खड़ी है, लेकिन तुम्हारे मुंह में तो ज़बान थी ना, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? एहतशाम गुस्से से उस पर बरस पड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका गला ही दबा देता, लेकिन सामने लड़की थी, यही लिहाज आड़े आ रहा था। तुम्हारे लम्स से मेरी कुव्वत गवाही छीन ली थी, बस मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आई एम सॉरी शाम। और कोई ताल्लुक़ नहीं रहा तो क्या कज़न का रिश्ता भी ख़त्म कर चुके हो? इसकी बाबत तो यहाँ आ सकती हूँ ना? बस कल रात की तुम्हारी आंखों में उतरती बेयकीनी और गुस्से ने मुझे बेचैन कर दिया था। मुझे लगा कि मुझे सब क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के बड़े राज से पर्दा फाश कर चुकी हूँ, तो ये छोटा सा सच भी नहीं छुपाना चाहिए मुझे। आशा अभी भी डरते डरते वजाहत दे रही थी। जब मेरा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रहा तो अब क्या बताना चाहती हो? मेरी आंखों में चाहे बेयकीनी थी या गुस्सा, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम्हें तुम्हारे कमरे से निकलने से मना किया गया था ना, तो फिर तुम्हें अपनी हद में ही रहना चाहिए था। अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, और दोबारा ऐसी हरकत की जुर्रत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एहतशाम ने शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए कहा, शाम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चली जाऊंगी। आशा निगाहें उस पर गाड़े हुए मलतजी लहजे में हम कलाम थी, जबकि सारा तो अभी तक दीवार से लगी कतरा कतरा आंसू बहा रही थी। आई सेड लीव, गो। एहतशाम दरवाजे की सिमत इशारा करते हुए धाड़ा तो आशा एक आखिरी निगाह उस पर डालती मायूसी से वहाँ से बाहर निकल गई। एहतशाम तेज़ कदम उठा के सारा की तरफ आया। उसे शानों से थामा ही था कि सारा ने हाथ के इशारे से और कंधे झटकते हुए उसे दूर रहने के लिए कहा। सारा, मुझे नहीं पता था कि वो आशा खड़ी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कब यहाँ आई। मैं तो ड्रेसिंग से निकला तो तुम्हें खड़े पाकर उसकी सिमत कदम बढ़ा दिए। एहतशाम ने उसके अंदर उतरती बेयकीनी को देखकर मुस्तरब होते हुए अपनी सफाई पेश की। वो उसे ज़बरदस्ती उसके एहतजाज के बावजूद सोफ़े की तरफ ले आया। वहाँ बिठाकर जग से गिलास से पानी उंडेले उसकी सिमत बढ़ाया। सारा ने नफ़ी में सर हिला दिया। एहतशाम ने गिलास मेज़ पर रखा और उसके साथ बैठ गया। प्लीज़ सारा, मेरा यकीन करो, तुम्हारा ये रवैया बेयकीनी मुझे अंदर से मार देगी। एहतशाम ने बेबस होते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अब। सारा ने अपने रुखसार रगड़ते हुए कहा, क्योंकि आशा से कल रात का आधा अधूरा किस्सा सुनकर सारा मज़ीद शक में मुब्तला हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि कल रात कैसे वो उसे अपनी बाहों में भरने के लिए बेकरार हो रहा था, और दूसरी तरफ आशा कल रात के बारे में क्या कह कर गई थी। यही बातें सारा को अंदर से खाए जा रही थीं। वो एहतशाम से कुछ पूछ भी नहीं रही थी। अब आशा को उसकी पनाहों में देखकर तो दिल बर्दाश्ता हो गई थी। इसी उस शख्स से कतरा रही थी जो इस वक्त इंतहाई बेचैनी से उसे अपनी सफाइयाँ देता जा रहा था। क्यों बात नहीं करनी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, कुछ बताओगी मुझे?
سارا وہ میرے کمرے میں آئی تھی، میں اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ پھر ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو تم؟ احتشام نے اس کی تھوڑی کو پکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ جائیں اسی کے پاس۔ اس حرکت کے بعد بھی آپ دیدہ دلیری سے مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ اور بھی کرنا باقی تھا آپ کے خیال سے؟ تو پھر سے بلا لینا اسے۔ کس نے روکا ہے؟ میں باہر چلی جاتی ہوں۔ سارا غصے میں اپنے ہوش بھی کھو چکی تھی۔ جب ہی اپنی بات کہتی ہوئی اس کے پہنوں سے اٹھتی باہر جانے کو تھی، جب احتشام بھی اس کے پیچھے لپکا۔ سارا اسٹاپ دس نانسنس۔ جب میں کہہ چکا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تم جانتی ہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ بے رخی کس لیے ہے؟ احتشام نے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑ لیا تھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اسے پیچھے دروازے سے لگائے اس کے روبرو بالکل پاس کھڑے ہوتے ہوئے زخمی لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ آپ کے کمرے میں کس حق سے آئی تھی؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کے لیے فیلنگز ہیں۔ سارا کا غصہ فی الحال احتشام کی یہ بے جا قربت بھی نہیں کم کر سکی تھی۔ جب یہ سوال کرنا تھی، بیکار کی باتیں مت کرو، میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ احتشام نے اس کے ارد گرد دروازے پر دونوں ہتھیلیاں غصے سے مارتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو آپ کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے نا؟ اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ آپ پر فقط اسی کا حق ہے۔ سارا احتشام کے دروازے پر ہتھیلیاں مارتے ہی ایک بار لرزی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے واپس اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ جب تم مجھ سے دور بھاگو گی تو دوسرے لوگوں کو تو خوش فہمیاں پانے کا موقع ملے گا نا، اور جب تم پورے حق سے میرے ساتھ کھڑی ہوگی تو کس کی جرت ہوگی کہ میری جانب ایک بھی قدم بڑھائے؟ تم چاہتی تو اپنا حق استعمال کر کے اس کی اس جرت پر آگے بڑھ کر اسے تماچا رسید کر سکتی تھیں تاکہ دوبارہ وہ ایسی جرت نہ کرتی۔ لیکن جب تم خود موقع دے رہی ہو تو پھر مجھ سے شکوہ کس بات کا ہے؟ میری جانب قدم بڑھاؤ گی تو دوسروں کے بڑھتے قدم خود بخود رک جائیں گے۔ کیا ابھی بھی یہ دنیا ہماری رکھو گی؟ احتشام نے بات کے اختتام پر اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو نہ ہونے کے برابر کرتے ہوئے پوچھا۔ احتشام پلیز۔ وہ آنکھیں موندے سمٹ کر رہ گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ آشا میرے کمرے میں آتی ہے یا کوئی اور، پھر تمہیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم کرو من مانیاں۔ احتشام اس کی بے اعتنائی پر وحشت زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ کیسے کہوں احتشام، میں آپ کو کبھی بھی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ سارا من کی آواز کو اندر ہی اندر دبا گئی اور لبوں پہ خاموشی ضبط کیے دروازے پہ پیچھے سر ٹکاتے بے بسی سے آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں سے آنسو اس کے رخساروں پر پھسلنے لگے تھے۔ احتشام اس بار خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کے لمس کے یوں مدغم ہونے پہ سارا کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں اور دل لگتا تھا اچھل کر سینے سے باہر ہی آ گرے گا۔ مقابل کی اس قدر قربت پر دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے شور کو بآسانی سن رہے تھے۔ سارا کی دونوں ہتھیلیاں جو پہلے پہل تو محو احتجاج تھیں، لیکن اس بار احتشام کے لمس سے ان کا احتجاج بھی کمزور ہوتے دم توڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے اسی فضو میں کی نظر ہو گئے جہاں سانسوں کی گرماہٹ سے دھڑکنوں کی تھرتھراہٹ تک سب کچھ سحر انگیز تھا۔ بہت دیر بعد احتشام کو اس کا احساس ہوا تو بمشکل اس سے خود کو جدا کر پایا۔ رہائی ملتے ہی سارا تو اس کی پناہوں سے نکلتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ احتشام بھی دروازے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ان پرفضول لمحات سے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ رات کے کھانے پر خرم کے گھر والے آئے تھے۔ سب انتظامات اچھے سے کیے گئے تھے، سب ہی نارمل تھے۔ آشا بھی آج ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی اور سب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ جو کہانی آشا احتشام کو کمرے میں سنانے آئی تھی وہ تو آج دن کو ہی خرم اس کے آفس میں آ کر سنا چکا تھا کہ آشا کا ایکسیڈنٹ اس کی گاڑی سے ہوا تھا اور تب سے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ غرض اپنی کہانی سنانے کے بعد اس کی ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ گزشتہ دنوں کے بارے میں کسی بات کا ذکر بھی اس کے والدین کے سامنے نہ کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ سب ہی ہلکے بلکے انداز میں خوشگوار ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے دھیرے دھیرے رشتے کی بات تک آ گئے تھے۔ بی جان نے کہا تھا کچھ وقت دیں، بچوں سے مشورہ کر کے 1-2 دن میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ وہ فوراً سے ہاں نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ وہ لوگ کسی قسم کے شک میں مبتلا ہوں۔ لیکن اتنا تھا کہ انہیں امید دلائی گئی تھی کہ فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہی ہوگا۔ خرم بھی بہت خوش تھا۔
आशा भी सर झुकाए बैठी थी और अपनी किस्मत के बारे में सोचती जा रही थी कि जाने आगे क्या लिखा है। सारा और एहतशाम उसके बाद एक दूसरे से नज़र चुराए बैठे थे, जैसे पता नहीं कौन सा जुर्म कर बैठे हैं। खाने के बाद वो लोग उन सबको भी मधु करते हुए रुखसत हो चुके थे। लाउंज में सब लोग बैठे आने वाले दिनों का लाहे अमल तैयार कर रहे थे। आशा और सारा तोड़ कर अपने अपने कमरों में जा चुकी थीं। बाकी सब लोग वहीं मौजूद थे। दूसरी तरफ अहमद का मौजू भी सरे बहस रहा कि उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। रात थोड़ी गहरी हुई तो सभी महफिल बर्खास्त करते अपने अपने कमरों की सिमत कदम बढ़ा गए। एहतशाम का हर उठता कदम फिर से वो लम्हात याद करके उसकी धड़कनों की तार छेड़ने लगा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सारा सामने बैकग्राउंड से टेक लगाए टांगों पर कंबल ओढ़े किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। वो नॉवेल्स की शौकीन लड़की उनमें अपना मन लगाकर दिल पर छाए गमों के बादलों से छुटकारा पा लिया करती थी। शादी के बाद उसने अपने नॉवल की एक मखसूस कलेक्शन जो पहले आशा के कमरे में सेट थी, अब एहतशाम के कमरे में उसकी किताबों के रैक में सेट कर ली थी। और जब वक्त निकलता उन्हें पढ़कर हल्का फुल्का महसूस करती, क्योंकि ये कहानियाँ हमें किसी और ही जहाँ की सैर पर ले जाती हैं। आप अपनी दुनिया से निकलकर कुछ पल किसी और के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। वो बड़े इन्हमाक से नॉवल पढ़ने में मसरूफ़ थी, लेकिन उस शख्स के कमरे में पड़ते ही उसका ध्यान भटक गया था। निगाहें सामने खुले सफ़े पर ही लगी थीं, लेकिन दिलों धड़कनों में अथर पथर मची हुई थी। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। एहतशाम ने मेहमानों की आमद की वजह से डिनर से पहले ड्रेस चेंज कर लिया था, सो अब फिर से आरामदेह सियाह शलवार कमीज सूट में मलबूस ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो सारा के पास पड़े साइड टेबल के पास रुक गया। उसने जग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सारा ने बेसाख्ता खौफ से आंखें बंद की थीं। ईजी, मैं पानी पीने आया हूँ। एहतशाम ने उसे यूं देखते हुए पानी पिया और जल्दी से वहाँ से हट गया। आई एम सॉरी, एहतशाम ने सोफे पर दराज होते ही उस पर निगाह करते हुए कहा। सारा ने निगाहें नहीं उठाई थीं और खामोशी रही। एहतशाम से उसकी खामोशी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई तो वो फिर से चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। सारा की पलकों की लर्ज़िश गैर मामूली होने लगी थी। खींच के कलाई बोसाए लब जो लिया, इतनी सी बात पे नाराज़ बैठे हैं हुजूर। एहतशाम शेर कहते हुए एक बार फिर से उस पर झुका तो सारा सख्ती से आंखें मूंद गई। शब खैर, एंड अगेन सॉरी, मैं बिना तुम्हारी रज़ा जाने, लेकिन मैं इस पर खुद को रोक नहीं पाया था। एहतशाम पिछली बात आशा वाली बात को खाक में मिलाते इन सहर अंगेज लम्हात पे बात करते ही वहाँ रुका नहीं था, बल्कि अपनी फाइल्स और लैपटॉप बैग उठाए लाइब्रेरी की तरफ आ गया था। उसकी खुशबू को दूर जाता महसूस करते सारा ने आंखें खोली तो वो लम्हों का फंसू उस पर तारी करके वहाँ से जा चुका था। वो नॉवल सीने पे रखे बैकग्राउंड पे सर टिकाए आंखें मूंदे गुज़िश्ता लम्हात को सोचती हुई आंखें मूंद गई थी। क्या एहतशाम की मोहब्बत सारा को प्यार के इकरार पर मजबूर कर देगी? जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहां आपको मिलेगा इस सवाल का जवाब। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।